हम दूसरा सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। दूसरे सत्र के गणमान्य अतिथि हमारे मध्य हैं। मैं आग्रह करूंगी दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कपूर जी से और सेशन को चेयर कर रहे प्रोफेसर श्री प्रकाश जी से कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान लें। ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की है सदियों ने सज़ा पाई। नमस्कार, मैं चारू कालरा सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पुनः अभिनंदन है सभी गणमान्य अतिथियों का। डीन्स, जॉइंट डीन्स हमारे मध्य हैं, जॉइंट प्रॉक्टर्स हमारे मध्य हैं, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस, रिसर्च स्कॉलर्स, आप सभी का पुनः अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कपूर सर हमारे मध्य हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप फॉर्मर चांसलर हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के। इस सेशन को चेयर कर रहे हैं डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी। आपका भी हार्दिक अभिनंदन सर। Before we move ahead with the formal proceedings of the session, I would request रविंदर सर, जो कि डायरेक्टर हैं CIPS के, कि आप कृपया हमारे गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करें। सर्वप्रथम प्रोफेसर कपिल कपूर जी का एक ऐसा स्मृति चिन्ह जो विशेष इस कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। स्मृति दिवस विभाजन विभीषिका, इसको अपनी स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है। एक शॉल और पौधे के साथ जी मोमेंटो। अब प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी का अभिनंदन दूसरे सत्र में। धन्यवाद सर। लेट मी टेक दिस प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर कपिल कपूर टू यू। हालांकि हम में से बहुत से लोग उनको बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल जो है कार्यक्रम की मर्यादा निभाते हुए Professor Kapil Kapoor, he is former professor of English, Center for Linguistics and English, and concurrent professor, Center for Sanskrit Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He was Dean of School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, from 1996 to 1999, and served as Pro-Vice Chancellor of the same university for 3 years from 1999 to 2002. And he superannuated from same university in 2005. He has been teaching for 50 years. That's his greatness. 64 years. Okay. And many scholars, took his guidance. He is an institution in himself. आज इनके वक्तव्य का लाभ हम सबको होने वाला है, ऐसा मैं मानती हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका पुनः अभिनंदन। आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने विचार रखें। पहले स्तर में सेशन में वाइस चांसलर साहब और मेघवाल जी ने इतना विशद और इतना सूक्ष्म वर्णन किया। ये जो घटना घटी हमारे इतिहास में,
उसके बाद ज़्यादा कहने को ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि पहले मुझे सब शिक्षकों को और बच्चों को पहले नमस्कार खास करना चाहिए सबको। दो तरह से किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। एक घटना को सिर्फ अपने में एक घटना, और उस घटना को एक पूरा इतिहास का परिदृश्य, और सिर्फ हमारे देश का ही नहीं परंतु पूरे विश्व में जो होता रहा, जो होता है, वो भी देख सकते हैं। एक और तरह से दो तरीके हैं कि हम अपने साथ जो हुआ, जो हमने भुगता, उसको देखें, या जो हमने दूसरों के साथ, सबके साथ होते देखा, उसको देखें। मूल बात यह है कि बहुत रक्त संगार हुआ, बहुत खून बहा। ये जो उस पूरी जो विभीषिका शब्द आप यूज़ कर रहे हैं कि उस कारण उस समय 1 करोड़ लोग इधर से उधर हुए। दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन उस समय हुआ, और उस 1 करोड़ में से 20 लाख लोग मारे गए, जिनके शायद लोगों को नाम भी नहीं पता। जैसे मेघवाल जी ने कहा, पीसी साहब ने कहा, कोई लिस्ट नहीं बनी, कुछ नहीं। मेरी माँ, क्योंकि मैं 5 क्लास स्कूल नहीं गया था, माँ मुझे कहा करती थी, वो मुझे सब पढ़ाती थी, इतिहास भी पढ़ाती थी, सब पढ़ाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मध्यकालीन इतिहास, तो बोलती थी वो मंदिर तोड़ते रहते थे, हम बनाते रहते थे। और पूछा कि आजकल का इतिहास, तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला जो शायद मैंने किसी हिस्टोरियन से नहीं सुना। उन्होंने कहा, राजे बदलते थे, रियाया नहीं बदलती थी। पहली बार ये हुआ कि रियाया बदली, लोग बदले। राजे बदलते थे, रियाया नहीं बदलती थी। तो उस वक़्त जिस कारण वो घटना हुई, जो बंटवारा, क्योंकि पंजाब में हम लोग इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग नहीं करते, स्वतंत्रता वगैरह हम नहीं बोलते, हम हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। वो जब बंटवारा हुआ, उसके कई कारण थे। उसका कारण सिर्फ 1905 से कांग्रेस, 1905 से गोखले का जो मूवमेंट शुरू हुआ, वहाँ से लेके 1947 ही नहीं था। जो हुआ वो असल में 705 या 4 में जब सिंध में पहला इन्वेजन हुआ मीर कासिम का, तब ये घटना शुरू हुई। क्योंकि ये जो था, ये एक सभ्यताओं का संघर्ष था। ये सिर्फ एक देश को बांट के, क्योंकि हमारे इतिहास में तो ये देश कई बार, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, तो कई बार शिफ्ट हुई। अब अशोका का एम्पायर देखिए, सेंट्रल एशिया, सिंकियांग था, वो निकल गया। कुषाण आए तो कुषाण भी वहाँ से वहाँ, और नीचे कुषाणों का भी राज्य मध्य एशिया में था। जब ये शक आए तो शकों का राज उज्जैन में भी था, तो उज्जैन में भी शक थे। गुजरात में ये जो गिरिनगर है, जूनागढ़, वहाँ भी कुषाण, ये शक थे। और हून लोग आए, सियालकोट, हून, मेहरगुल वगैरह, सियालकोट का पूरा इलाका पाकिस्तान का हूनों का था। सिकंदर आया, सिकंदर के बाद इंडो बैक्ट्रियन किंगडम्स आई। तो ये तो इस देश में होता रहा है कि देश का राजनीतिक नक्शा बदलता रहा है।
पर राजनीतिक नक्शा बदलता था तो आम जनता को उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। आम जनता को कहू हो नृप हमको का हानि, जो उन्होंने कहा, क्योंकि जो हमारे देश की जो गवर्नेंस है वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, पंचायत गांव, और ऊपर जो हो रहा है उसका इतिहास में इतना बार हुआ तो लोगों पे असर नहीं पड़ा। परंतु जो 705 के बाद 735 में बापा रावल नागौर के थे, सिसोदिया थे। बापा रावल ने जब सिंध से आक्रमणकारियों को निकाला और उनके पीछे ईरान तक गए और जहाँ जहाँ जाते गए अपनी राजपूत टुकड़ियाँ रखते गए। जो रावलपिंडी का नाम है वो बापा रावल के नाम से ही है, रावलपिंडी, जिसे इस्लामाबाद आजकल कहते हैं। तो वो उस वक़्त से लेके राजा दाहर के साथ के परिवार के साथ जो हुआ, राजा दाहर की बेटियों के साथ जो हुआ, जो उस तब से लेके आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आज हमारे सामने। अभी कहा गया कि जब 47 में हुआ तो कोई नहीं बोला, आजकल भी कौन बोल रहा है? आजकल तो हमारे सामने हो रहा है जो 47 में हुआ, हो रहा है ना सामने। आप तो देखते होंगे, फ़ोटो आती हैं तो कौन बोल रहा है? हम सब बैठे हैं, हम कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, अंग्रेज़ी बोल के, हिंदी बोल के सोचते हैं कि हमारा जो ध्येय है वो हो गया पूरा, हमारा जो फ़र्ज़ है वो हमने पूरा कर लिया। इस सभ्यताओं के संघर्ष के कारण इसने बड़ा विकराल रूप लिया 11वीं शताब्दी के बाद। आपको अच्छा ध्यान होगा कि पिछले 15 अगस्त में पहली बार मोदी जी ने पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया, नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कई बार एक छोटी सी घटना का प्रभाव 1000 साल भुगतना पड़ता है। एक छोटी सी राज्य का राजा 1193 में, उन्होंने डेट बोली, एक छोटे से राज्य का राजा 1193 में हार गया, और जब हार गया उसका मुआवजा, उसका जो परिणाम है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। तो वो जो मैं संघर्ष जो बात कर रहा हूँ, सभ्यताओं का संघर्ष, वो इस वक्त उसका स्वरूप, उसका जो रूप है वो केवल भारत में नहीं है, यूरोप में भी है, यूरोप के देशों में भी है, सब जगह है। ये बेसिकली एक ऐसा संघर्ष है जिसका निर्णय ना तो दर्शन से, ना अच्छी मीठी बातों से, ना पैसे बांटने से या कुछ लाभ देने से ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। सभ्यताओं का संघर्ष, हेराक्लाइटस जो ग्रीक फिलोसोफर था ईसा से 900 साल पहले, उसने कहा था कि वॉर इज़ द अल्टीमेट सल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। Ultimately, this conflict of civilizations shall come to an end only after another Mahabharata, not before that. We can go on talking peace, multiculturalism, multilingualism, and secularism, and democracy, and peace. Remember Gladstone in 1937-38. He went to Germany. Hitler was at that time bursting with military energy. He went to Germany and arrived at a peace agreement. He came back
He landed at the London airport and said, "Gentlemen, I brought you peace with honor." Peace with honor. Churchill said, "We have lost our honor. We shall soon lose peace." Soon lose peace. जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हो रहा है, अगर उसका प्रतिकार हम करने के लिए करते नहीं हैं या अनेबल हैं, तो we will be overwhelmed and finished. In fact, those who know World War II, they know that England escaped only by chance. Only by chance. Otherwise, even Britain would have been overcome by Germany. Dunkirk में पूरी British army 300,000 was caught in the port without even rifles. And the German general Rundstedt wanted to push them into the sea. But Hitler made a supreme mistake. He said, now England cannot fight us for the next 5 years, 10 years. And he said, invade Russia. He opened 2 fronts and he lost. तो जो ये सोचना कि ये घटना जो हुई, ये एक लोकल छोटा एक हमारा देश का एरिया बट गया, कट गया, ये ज़रूर है कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो बदलती रहती थी, पर कल्चरल बाउंड्रीज नहीं बदलती थी. कल्चरल बाउंड्रीज नहीं बदलती थी. कुषाण जो थे वो बुद्धिस्ट हो गए. उनका ग्रेवयार्ड जो है वो मथुरा के पास माठ जो है, माठ कभी जाइए वहाँ आपको कुषाणों का ग्रेवयार्ड मिलता है, तो माठ था. हेलियोडोरस इंडो बैक्ट्रियन था, उसने सांची में अपना पूरा कॉलम बनाया हुआ, ही बिकेम ए वैष्णवाइट. तो जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत हुए, वो उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होती थी वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं होती थी. साधु, ट्रेडर और ऑर्डिनरी मैन वो कहीं भी जा सकता था इस देश में, या ये राज्य हो या वो राज्य हो. परंतु ये जब दिस व्हाट आई शुड से, the only word is civilizational conflict आया, where 2 civilizations came into conflict. The Abrahamic civilization and the Vedic civilization. We are all aware that there are only 2 knowledge cultures in the world. एक अब्राहमिक है, मिडल ईस्ट की है, और इसमें जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आता है. और एक हमारी वैदिक है जिसमें 4 हैं, सनातन, बौद्ध, जैन और सिख. ये 4 आते हैं. इन दोनों में बड़ा अंतर है. जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन है वो थियोसेंट्रिक है, गॉड सेंटर्ड है. वो एक भगवान, एक, और वो भी निराकार. वो एक निराकार भगवान को मानते हैं, और उनका सारी ज्ञान की प्रक्रिया जो है उस निराकार भगवान को जानने में, उसकी प्रकृति को समझने में, मनुष्य को समझने में, और मनुष्य का उस भगवान से क्या संबंध है और उस भगवान का सृष्टि से क्या संबंध है, उनका सारा ज्ञान इसी के बारे में. ध्यान से समझिएगा, अब्राहमिक सिविलाइजेशन तीनों, दे बिलीव इन वन फॉर्मलेस गॉड, एक निराकार भगवान, पर वो भगवान निर्गुण नहीं है. निराकार है, निर्गुण नहीं है. इसलिए वो तीनों एक भगवान को मानने वाले, निराकार को मानने वाले आपस में लड़ते रहते हैं. अभी भी लड़ रहे हैं, आपने देखा है, इज़राइल और पैलेस्टाइन. वो दोनों एक भगवान को मानने वाले हैं, फॉर्मलेस गॉड को, पर उनका गॉड, ये लॉजिकल फॉल्ट लाइन है कि गॉड निराकार है पर निर्गुण नहीं है. और उस कारण उनके जो तीनों में भी जूडाइज़म जो है वो अलग हो गई. वो उसने प्रोसिलेटाइजेशन नहीं किया, मतलब उसने अपना ध्येय ये नहीं माना कि मुझे सबको, दुनिया के सब लोगों को यहूदी बनाना है. यू आर ओनली बॉर्न ए ज्यू, यू कैनॉट बिकम ए ज्यू, and you cannot be made a Jew. It's just like in Hindus, you are born a Hindu, you can't otherwise
बिकम ए हिंदू। वो है ये इस्कॉन वगैरह करते हैं, पर दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज, वी आर ओनली बॉर्न बाय बर्थ, इट इज लाइक द ज्यूस। जितनी जो कल्चर्स डेवलप हुई उनको आप दो में बांट सकते हो, मतलब एक हंटर्स और एक हंटेड। हंटर्स एंड हंटेड। हंटर्स क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, हंटेड बुद्धिस्ट, बहाई, ज़ोरोस्ट्रियंस, हिंदूज, जैन, सिख। आजकल पंजाब में आपको शायद आइडिया होगा कि पंजाब में आजकल कितनी तेज़ी से एक बार फिर, बहुत पहले जब हम 50 में मैं अमृतसर में था तब भी हुआ करता था, पर अब दोबारा बड़ी तेज़ी से कन्वर्जन हो रहा है। तो हंटर्स एंड हंटेड, टाइगर एंड ए लैम्ब, एंड पीपल टॉक अबाउट डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, बातचीत करनी चाहिए, फैसला करना चाहिए। टाइगर और लैम्ब के बीच डायलॉग नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो डायलॉग बिटवीन देम। ईदर द टाइगर बिकम्स वेरी ओल्ड एंड लूजेज इट्स टीथ, एज इन द जातक स्टोरीज, और पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, और द लैम्ब बिकम्स सो स्ट्रांग दैट इट कैन फेस, इट डजंट हैपन। तो ये जो संघर्ष था। नाउ कमिंग टू 47, वाई इज इट कि बंगाल और पंजाब में ही इतनी वायलेंस हुई? क्यों? हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है, सब जगह सब धर्मों के लोग रहते हैं, पर पंजाब और बंगाल में ही हुई क्योंकि दोनों जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में मैसिव हिंदू मेजॉरिटीज, वहाँ क्यों नहीं हुई वायलेंस? बिकॉज फॉर हिंदूज, बाय हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू का लिखा हुआ है, जो क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं हैं वो हिंदू हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन है। सो बौद्ध, जैन, सिख और सनातन सब हिंदू हैं। फॉर हिंदूज किलिंग इज नॉट ए सिंपल थिंग। हिंदू धर्म में हत्या करना एक छोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर तितली को भी पकड़े, तितली को, तो माँ डांटती है, इसको छोड़, इसको क्यों पकड़ा हुआ है तूने, कई मैंने देखे हैं कि कोई पतंगा, अगर बाथरूम में पतंगा आ जाता है तो वो खिड़की खोल के उसको उड़ा देते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है जिसमें हर जीव का जो आत्मा कहिए या जो उसका जीवन है वो पुण्य है, पुण्यात्मक है, सेक्रेड है। और एक काफ़ी भाई साहब जानते हैं कि डेकार्ट जो था, कार्टेशियन वेस्टर्न माइंड जो है, कार्टेशियन सेपरेटनेस ऑफ रियलिटी, हर चीज़ अलग अलग है, सेपरेटनेस है, हर एक चीज़ अलग है, और वो हर चीज़ जो है वो ऊपर नीचे है, बराबरी नहीं है, और जो है वो गलत है, ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। ये वेस्टर्न माइंड की, इसको मैं अंग्रेज़ी में बोलूँ, एवोल्यूशन, डार्विनिज्म एंड सेपरेटनेस ऑफ रियलिटी। ये तो क्या है, कीड़ा है, मार दो इसे। इवन टुडे 70% ऑफ इंडियंस लिविंग इन द विलेजेस, इफ़ यू गो देयर, वी आर नॉट इंडियंस। ये जो अंग्रेज़ी पढ़ जाते हैं ना हम इंडियंस नहीं हैं, हम इंडो एंग्लियंस हैं, है ना, एंग्लो इंडियंस नहीं, इंडो एंग्लियंस हैं। आधा दिमाग अंग्रेज, वे स्प्लिट पर्सनालिटी, डिसएफिलिएटेड पीपल, हैं, जो कभी मन करे तो उनका, कभी मन करे तो अपनी बात करने लग जाओ। तो डिवाइडेड सेल्फ। पर 70 गांव में जाइए,
बहुत लकी था कि मैंने 5वीं जमात से 10वीं जमात गांव से की, और मैं 2010 when I was 70 year old, I went to a village in Haryana as a visiting professor, and I stayed for 4 years in a rural girls' university. And I know that India, जो इंडिया वो है, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है वहाँ पे। यहाँ लोग सांप को नहीं मारते, किसी चीज़ को नहीं मारते, चूहों को नहीं मारते, निकाल देते हैं, मारते नहीं हैं। Killing is not a simple thing. I'll tell you a small story, if you have the patience. This is a story about the story of the time when there were massive anti-Jewish riots in Odessa, Russia. जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो बाई 1918 रशिया में जितने जूस थे लाखों, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए, क्योंकि अब धर्म के कारण हमारा प्रताड़न नहीं होगा, धर्म के कारण सब मेंबर बन गए। पर 1918 के नवंबर में ओडेसा जो पोर्ट है, ओडेसा में एंटी जूइश राइट्स हुए, एक रात में 2 लाख जूस मारे गए। उस समय की ये कहानी है कि एक कोसैक, कज़ाक जिसको आजकल कहते हैं, कज़ाकिस्तान, कोसैक यंग मैन एंड ए जूइश यंग मैन, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, और द जूइश यंग मैन इज़ वेरी स्ट्रांग एंड ही ओवरकम्स, वर्चुअली ओवरकम्स दी कोसैक, और वो कोसैक ऐसे कमज़ोर हालत में एक दीवार के किनारे बैठा हुआ है, एंड देयर इज़ ए पिस्टल लाइंग देयर, पिस्टल वहाँ पड़ी हुई है एक। तो वो जूइश जो लड़का है वो पिस्टल उठा लेता है। अब वो तो बिल्कुल कोसैक हेल्पलेस है, बैठा हुआ है, तो वो पिस्टल उसके हाथ में है। पहले वो सोचता है, उसकी तरह करता है, फिर पिस्टल को फेंक के, वो यहूदी लड़का है, पिस्टल को फेंक के घूम जाता है, चला जाता। ही कुड हैव किल्ड हिम, ही डजंट। घूमता है तो वो कोसैक जो है वो पिस्टल उठा के उस जू की पीठ में गोली मारता है। जब पीठ में गोली लगती है तो वो घूमता है, तो वो कोसैक कहता है, यू फुलिश जू, you do not know such a simple thing as killing? He says, for a Jew, killing is not a simple thing. This is the civilizational difference. इसलिए मैं अब उन चीज़, वो गोरी डिटेल्स जो हैं सारी मैं बताना नहीं चाहता। हमारी फैमिली ने भी सफ़र किया, जो लोग वहाँ थे। पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान है, वहाँ के कुएं जो थे, हमारी बेटियों, बहनों और लेडीज़ की लाशों से भर गए थे। वो कूद गई उसमें, ऑनर बचाने के लिए कूद गई। और सबसे ज़्यादा सफ़र 47 में किया वो हमारी हिंदू औरतों ने किया, जो यहाँ से कट के गए, इधर से यहाँ पे हिंदू सिविलाइजेशन ने मुस्लिम विमेन के साथ वो वायलेंस नहीं की, क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन कर नहीं सकती। आपको शिवाजी की कहानी याद नहीं है तो सुना दूं। शिवाजी का एक जनरल था, वो एक छोटी सी मुस्लिम स्टेट को उसने, शिवाजी ने कहा कि उसे काबू कर लो। वो कमांडर गया, उसने हराया उनको, और उसको जो नवाब था, उसकी एक 16 साल की बड़ी सुंदर बेटी थी, वो उसको एक पालकी में लेके आया शिवाजी की कोर्ट में, और कहा कि सर मैंने जीत लिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। बैठे हुए थे और पूरी लगी हुई थी, तो क्या मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, और ताली बजाई, वो पालकी आई तो वो लड़की को निकाला। शिवाजी अपनी कुर्सी से उठे, नीचे आए, हाथ जोड़ के कहा, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं कुरूप नहीं होता। उसे अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती, और उसी तलवार से उसका सर काटा, कमांडर का,
और उनको कहा कि इसको इसके पिता के घर छोड़ के आओ। ये सिविलाइजेशन और दूसरी सिविलाइजेशन, आपको पता है 6-6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में लोग चढ़ के बच्चों को उठा के खिड़की से बाहर 6-6 मंजिलों से फेंक रहे हैं, वहाँ से फेंक रहे हैं। फ़ोटो आई हैं, देखी हैं, कोई नहीं बोलता। बोलता क्यों नहीं? अभी भी नहीं बोलते। तो मैं सोचता हूँ कि वो कम्युनिटी, वो लोग जो अपनी औरतों, अपनी मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकते, वो कौमें आखिर में ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और अगर ये अवेयरनेस, अब मैं आपको, और तो मैं 7 साल का था, मैंने अपनी आँखों से लाहौर से जो पहली गाड़ी अमृतसर आई, पूरी कटी हुई, गाड़ी में से खून निकल रहा है, सिर्फ ड्राइवर को ज़िंदा छोड़ा था कि तुम चले जाओ, तुम ले जाओ गाड़ी को। वो बड़ा शौकीन, मैं देखा पठानकोट से, जम्मू से पठानकोट और पठानकोट से अमृतसर, दोनों तरफ डेड बॉडीज़ देखी। बच्चा था, ज़्यादा समझ नहीं आया मुझे उस वक़्त, वो इतना हिट भी नहीं किया, पर समझ नहीं आया कि ये क्या है। शायद उस वक़्त ये लगा होगा कि लाइफ में ऐसे भी होता ही है, लाइफ में ऐसे भी होता है। पर वो गाड़ी देखी मैंने। उसके बाद मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। देन आई वाज ए लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही था मैं। तो 70 की बात है, 1970। आई स्टार्टेड टीचिंग in 1960 and I was 19 years old when I started teaching. तो आई एम नाउ 84 प्लस, तो मुझे 65वां साल हो रहा है, बोलते बोलते भौंकते भौंकते, है ना, 65वां साल चल रहा है। तो मैं भाषा में कुछ रिसर्च कर रहा था। तो सुबह सुबह दिसंबर में मोटरसाइकिल पे नरेला की तरफ गया, नरेला, और वहाँ ठंड बहुत थी सुबह। तो ठंड लगी तो एक जगह पहुंचा, एक किसान जाट बैल चला रहे थे, अपना खेत जोत रहे थे। तो मैंने वहीं सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और कुछ लकड़ी इकट्ठी करके आग लगा के। तो उन्होंने मुझे देखा, मध्य एज के थे, 50 के करीब होंगे। तो उन्होंने मुझे देखा कि भाई एक लड़का, उसको ठंड लग रही है, शायद मोटरसाइकिल पे आया है। तो वो बैल बांध के आए। तो उन्होंने मुझे कहा, तू कहाँ घूम रहा, ये सुबह सुबह इतनी ठंड में कहाँ घूम रहा तू? तो मैंने कहा, जी मैं तो मास्टर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं काम करने आया हुआ हूँ, तो मुझे आगे भी जाना है, तो अभी ठंड तो लग रही है। तो मैं असल में भाषा पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बातचीत करता हूँ लोगों से। और मैंने उनको दिखा भी दिया कि मेरे पास एक बहुत छोटा रिकॉर्डर है और मेरा ये रिसीटर यहाँ मैंने रखा हुआ है, ये तो मैं बातचीत भाषा पे काम करने तो कर रहा हूँ, बोली पे, भाषा नहीं बोली पे, स्पोकन लैंग्वेज पे। तो कहते हाँ हाँ बेटा बोल। तो मैंने पूछा, जी यहाँ इधर आपके गांव में, इलाके में तो कई जातियों के लोग रहते होंगे, बहुत धर्मों के लोग रहते होंगे? कहते हाँ बहुत जातियों के लोग रहते हैं। तो मैंने कहा कि मुस्लिम भाई भी रहते हैं? बोले हमने तो देखे ना, तुझे दिखे तो बताना। तो मैंने कहा नहीं थे यहाँ, पहले नहीं रहते थे। कहते घणे रहते थे, घणे बहुत रहते थे। तो मैंने कहा फिर वो सब चले गए? बोले नीचे से तो जाने ना दिए, नीचे जाने दिया। तो मैं उन दिनों में यंग ब्लिट्स वैरायटी का पिंक शूज़ वाला कम्युनिस्ट होता था, है ना, पिंक वैरायटी, लाइट पिंक वैरायटी। तो मैंने कहा सब मार दिए? तो कहते हैं तब वो सीरियस हो गए, बेटा आज तू मेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता अगर हम जवाब में गाड़ियां काट के ना भेजते। ध्यान से सुनिए, तू बेटा हम मेरे सामने आज जिंदा खड़ा ना होता अगर हम जवाब में गाड़ियां काट के ना भेजते। जवाब में गाड़ियां कटनी उधर से शुरू हुई और इधर से जब जवाब जाने लगा तब जाके रुकी। वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए
हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए काफिले जो थे हिंदुओं के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बलोच आर्मी लगाई गई। उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। और दो दो सगे सगे भाई, ऐसे ऐसे मैं जानता हूँ 2 सगे भाई, और जब एक किसी छोटी सी टूटे हुए बाथरूम में घुसे तो किसी ने देख लिया, जब वो देखा कि वो आ रहे हैं तो एक निकला, एक बड़ा भाई निकला, तो उसने कहा कि तो तुम अकेले हो कि 2? कि जी मैं अकेला हूँ। उसको मार दिया। अगर वो कहता मैं 2 हैं तो दूसरे को भी मार देते। वो बचा हुआ जो भाई था, मेरी उससे बातचीत हुई। इस तरह भी लोग बचे। पर ये कहानियाँ देखिए, ये कहानियाँ बड़ी गोरी हैं, बड़ी खराब। ये नहीं आप कह सकते कि जुल्म सिर्फ एक तरफ हुआ, ये भी हम नहीं कह सकते। हमें शायद दूसरी कहानियों का ज़्यादा अंदाज नहीं है, पर एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। एक 90 भाई साहब भी बैठे हैं, 93 ईयर ओल्ड हैं। वो 92 ईयर ओल्ड सरदार जी का एक वीडियो था कि वो लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहते थे और बहुत घनी दोस्ती थी उनकी। लैंडलॉर्ड थे और दूसरे लैंडलॉर्ड दूसरे धर्म के थे। बड़ी घनी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा घनी दोस्ती। पर जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो, अच्छा उनके सरदार बिग फैमिली थी, 21 लड़कियां थी, अनमैरिड लड़कियां थी फैमिली में। तो उनके दोस्त ने, उस लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम एक लड़की अपनी हमको दे दो और हम फिर तुम्हारी जिम्मेवारी लेते हैं कि हम तुम लोगों को सेफ। अब ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लोगों के लिए। हाँ, तो वो पूरे जो सरदार फैमिली थी उन्होंने मीटिंग करी, बाबा ने, दादा ने, ग्रैंडफादर ने सबको इकट्ठा किया, क्या करना है। तो लड़कियों ने कहा कि आप हमारे सिर काट दीजिए। और 21 गर्ल्स, you know, they sat down with their heads down and the fathers killed them. I'm sorry, I cannot, speak in the normal voice. इस तरह की बातें आफ्टर सच रॉन्ग्स बाइबल में लिखा है। व्हाट फॉरगिवनेस आफ्टर सच रॉन्ग्स, व्हाट फॉरगिवनेस, किसको माफ करोगे आप? तो ये सारा किया किसने? क्या ये रुक सकता था? क्या ये रुक सकता था कि ये होना ही था? और तीसरा प्रश्न, अगर इसको आप अनडू कर दो, अनडू, तो तब क्या सिचुएशन होगी? तब क्या ठीक होगी कि और भी खराब होगी? कि फिर कोई युद्ध होगा? क्या होगा? कि ये कैसे हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1945 में एटली जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। उनको पूछा गया कि क्यों, क्या वहाँ बहुत राइट्स हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस है हिंदुस्तान में, क्या महात्मा गांधी ने कोई मूवमेंट शुरू की? कहते ना, कुछ नहीं, पूरी शांति है। तो फिर आप फ्री क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि अब हम ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास असला बंदूकें हैं, हम वहाँ फौज नहीं रख सकते। हिटलर ने मार मार के इंग्लैंड को मार मार के बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर हिटलर था। ये गांधीयन रेवोल्यूशन, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि इस देश में कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं थी। यू विल बी सरप्राइज्ड, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं थी। जरा दंगा होता था, एक टॉमी अंग्रेज सोल्जर बनैन ऊपर उतार के बेल्ट और बनैन पहनी हुई है, एक राइफल लेके चौक में खड़ा हो जाता था तो 2-2 मील तक कोई हिंदुस्तानी नज़र नहीं आता था। अगर फ्रीडम मूवमेंट हुई तो वो हुई जो हमारे वो जो रेवोल्यूशनरी बच्चे थे, करतार सिंह सराबा, खुदीराम बोस, जितेंद्र दास, भगत सिंह, 21-21 साल के लड़के, 1,32,000 नौजवानों को फांसी लगी
1,32,000 नौजवानों को फांसी लगी। वो फ्रीडम स्ट्रगल थी, बाकी तो कुछ नहीं था। बाकी तो हिटलर ने किया हमारा काम। तो उन्होंने कहा मैं जाना, हमें तो हम वहाँ रह नहीं सकते, तो आज़ादी देंगे, आज़ादी देनी पड़ेगी। तो उसने एक मिशन भेजा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। वो कह के भेजा कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं करना, बंटवारा नहीं करना। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, यही पंजाब और बंगाल, उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी होगी और उनके इतने हक होंगे, बाकी सारी पावर सेंटर के पास रहेंगी। आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए, उसमें जो इंटरनल पावर्स थी बड़ी ऑर्डिनरी थी, जो इम्पॉर्टेंट पावर्स थी सारी सेंटर के पास थी। डिफेंस की, इंडस्ट्री की, डेवलपमेंट की, सारी उनके पास थी। डू यू नो, जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया और गांधी और नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये किसने कराया? किसने कराया? लोग तो जिन्ना का नाम लेते हैं ना, या मुस्लिम लीग का। ही एक्सेप्टेड इट, ठीक है, बट दे रिस्पेक्ट। देन 2 months later another commission came with the proposal to partition the country, to divide the country. गांधी और नेहरू पूरी लाइफ स्पीचों में ये कहते रहे कि हम इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होने देंगे, अगर होगा तो हमारी डेड बॉडी पे होगा। धर्म पे 1945 में, यहाँ से किंग्सवे कैंप कितना दूर है सर? पास है ना। इसी किंग्सवे कैंप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1945 में रेजोल्यूशन पास करके दे एक्सेप्टेड द डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने। बंटवारा हुआ, पर डेड बॉडीज जो थी वो नेहरू और गांधी की नहीं थी, डेड बॉडीज थी पंजाबियों की और बंगालियों की। तो अभी कल एक मैंने कविता पढ़ी, पंजाब दा उजड़ना। पंजाब उजड़ गया, पंजाब उजड़ गया, बंगाल भी उजड़ गया, पहले भी बटा था फिर बट गया। तो ये किया किसने? सोचने का विषय है, ये किसने किया? क्या ये बच सकता था? गांधी ने उस 1945 की किंग्सवे कैंप की मीटिंग में कहा, पर उसने कहा कि आप अभी मना कर दो कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, 3-4 साल और रुक जाओ, चीज़ें बदलेंगी, बदल सकती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, 3-4 साल और रुक जाओ। और नेशन के इतिहास में 3-4 साल कुछ नहीं होते। पर ये जो लीडर थे नेहरू एटसेट्रा, उनको तो वो अंग्रेज़ों की 3 मूर्ति की कोठी, फलानी कोठी नज़र आ रही थी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इस घर में रहेंगे, बड़े घर में रहेंगे, इतना हमने मेहनत की है। वो जैसे यूलिसिस के सेलर्स थे ना, जो शिप्स चला चला के समुद्रों में थक गए थे, ये भी थके हुए। कोई थका हुआ नहीं था। जब गांधी जी कॉल देते थे किसी चीज़ का, तो ये जितने बड़े लीडर होते थे, इनको अंग्रेज कारों में भर के अल्मोड़ा ले जाते थे। और अल्मोड़ा का जो प्रिजन था, इट वाज लाइक ए सैनिटोरियम, और वहाँ ये लोग आलू बुखारे खाते थे और पढ़ाइयाँ करते थे। मौलाना आज़ाद और नरेंद्र देव लेक्चर देते थे, बाकी लोग सुनते थे। और पंडित नेहरू ने उनके लेक्चर सुन के ही लेटर्स टू दी डॉटर इंदिरा गांधी, आप अगर मेरी बात नहीं मानते 2 किताबें साथ रख लो, H.G. वेल्स की वर्ल्ड हिस्ट्री और नेहरूज लेटर्स टू दी डॉटर, बिल्कुल नकल है जो H.G. वेल्स ने कहा है। वो लेक्चर में सुनते थे, वहाँ लिखते थे। तो ये जो आम आदमी था बेचारा, वो सड़कों में लाठियाँ लूठियाँ खा के 2-4 दिन शांत हो जाता था। दिस वॉज द फ्रीडम स्ट्रगल। वी पेड नो प्राइस, द प्राइस वॉज पेड बाई दो यंग पीपल 1,32,000 people who were hanged and they had no stake except this. तो देखिए, इसलिए सोचने की बात है, क्या रुक सकता था? कि इनएविटेबल था। मैं मानता हूँ कि अगर उस वक्त रुक भी जाता, फिर भी ये जो विभीषिका आप जो कह रहे हैं ना, वो फिर भी होती, वो होगी, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक या ज़मीन बांटने का नहीं है, ये सिविलाइजेशन का है। आप अपना धर्म छोड़ दीजिए तो ठीक है, ये इस पे है डिपेंड करता है। और अब भी है,
अभी अब तो आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हो ना कि बांग्लादेश में किस कारण वायलेंस। अब यूनिस साहब मीटिंग बुला रहे हैं कि जी हमारे सबके राइट्स बराबर हैं। ये राइट्स बराबर हैं, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, ये सब शब्द हैं, ये शब्द हैं, ग्राउंड पे इनका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं अब और क्या बात बोलूं, मेरे ख्याल में सिर्फ आपको एक दो बातें जो कही गई उनका जवाब फ्रीली भी दे के छुट्टी करता हूं। एक कहा गया कि कोई बोला नहीं। देखिए, ऐसे मौके पे बोलने का टाइम नहीं होता, ऐसे समय में करने का टाइम होता है, बराबर में। जब तक आप बराबर में करोगे नहीं, चीज़ रुकेगी नहीं। दूसरी बात, दैट हिंदूज वर इनकैपेबल ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स, एक अंग्रेज़ ने कहा। ये टोटल अनट्रूथ है, अनट्रूथ है। कार्ल मार्क्स, बच्चों नाम लिख लो किताब का, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री बाय कार्ल मार्क्स, कभी पढ़ना। वो कहता है कि ईरान जैसा मुल्क जिसकी डेप्थ 3000 किलोमीटर है ना, 3000 मील। ईरान ग्रेट पर्शियन एम्पायर्स हुआ करते थे, यूनान के साथ लड़ते थे। द ग्रेट पर्शियंस वर डिफीटेड एंड कन्वर्टेड by the Arab Islamic armies in 30 years. 699 AD में ईरान was totally defeated and converted to Islam. जब फिर वो ज़ोरोस्ट्रियन पारसी लोग वहाँ से भागे, जो अपना धर्म जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ जहाज हिंदुस्तान में आए नवसारी में। उनके जो डिसेंडेंट हैं आपके पारसी सिर्फ 60,000 हैं, पर देश के लिए जितना काम उन्होंने किया है, वो बॉम्बे में रहते हैं, तो 60,000 वो ख़त्म। 30 years ईरान इतना बड़ा, इतना पावरफुल, ब्रेव एम्पायर बिल्डर ख़त्म हो गया। कार्ल मार्क्स कहता है पर ईरान के बॉर्डर से दिल्ली तक सिर्फ 900 मील है। उन्हीं इस्लामिक आर्मीज़ को 400 साल लगे, 400 years। 30 साल में ईरान कन्वर्ट हो गया, पर दिल्ली पहुंचते 400 साल लगे। बिकॉज एवरी इंच वॉज फॉट, एवरी इंच। पूरे इंडिया के इतिहास में कोई एक साल आपको नहीं मिलेगा जब कोई ना कोई राजा कहीं ना कहीं युद्ध नहीं कर रहा। और ये जो टर्म दो धर्म युद्ध, वो धर्म युद्ध होता था, क्योंकि आप किसी को कंकर करने के लिए नहीं, अपने को डिफेंड करने के लिए। डिफेंड करने का क्या होता है? आप क्या डिफेंड करते हो? आप अपना घर नहीं डिफेंड करते, आप अपनी सभ्यता संस्कृति की जो ज्ञान की धरोहर है, दुनिया के सबसे पुरानी, दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्ञान की जो धरोहर है, उसको बचाते हैं। उसको बचाने के लिए यहाँ के लोग पूरा लगातार लड़ते रहे। इसलिए आज भी पूरा स्पेन 10 साल में कन्वर्ट हो गया, ट्यूनीशिया 5 साल में कन्वर्ट हो गया, इजिप्ट 10 साल में कन्वर्ट हो गया, सीरिया 12 साल में कन्वर्ट हो गया, इराक 12 साल में कन्वर्ट हो गया, ईरान 30 साल में कन्वर्ट हो गया। पर हम लोग आज भी हम हैं, आज भी है ना, तो हम हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लड़ना नहीं जानते, हम लड़ना नहीं जानते, पर हम हमेशा तलवार उठाते हैं डिफेंस के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। और विभाजन शब्द जो है, देखिए एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है हितोपदेश में, सेपरेशन इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। चीज़ें सेपरेट होती हैं, आइसबर्ग के टुकड़े हो जाते हैं, टाइटैनिक जहाज डूब जाता है, होता है ना, आइसबर्ग टूट जाता है, कॉन्टिनेंट्स टूट जाते हैं। अफ्रीका का नीचे का वेस्ट वाला हिस्सा टूट के आके आपका साउथ इंडिया बन गया, साउथ इंडिया बन गया, अभी भी ऊपर जा रहा है। और टेक्टोनिक शिफ्ट होते हैं। कालका हिल्स नहीं हुआ करती थी उस वक़्त, सतलुज और यमुना सरस्वती नदी में पड़ते थे, पर जो कालका हिल्स का राइज हुआ तो सतलुज उधर चला गया और यमुना इधर आ गई। इसी तरह कम्युनिटीज़ आपस में बढ़ जाती हैं,
कम्युनिटीज़ उनमें से कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, नेशंस बढ़ जाती हैं। ईरान और इंडिया एक ज़माने में एक थे, वो बटे किस पे कि जो इंडियंस थे वो यज्ञ करने वाले लोग बन गए, यज्ञिक, और जो ईरानियन थे वो अथर्वन, फायर वर्शिपर बन गए, फायर वर्शिपर। अथर्ववेद ईरानियों का है, ज़ोरोस्ट्रियंस का है, और हम लोग यज्ञ में रह गए, तो हम बट गए। हम कई बार देवी देवता पे बढ़ जाते हैं, देवी देवता पे बढ़ जाते हैं कि एक ने जो उनका हमारा देवता है उनका वो राक्षस हो जाता है, और उनका जो राक्षस है वो देवता। एक रीसेंट हुआ है हमारे कम्युनिटी में, मैं खुद सिख हूँ बेसिकली, मेरे 10 में से 6 जो मेरे एंसेस्टर हैं सिख हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बेटे को सिख बनाते थे, तो मैं 6 बड़े सिखों से इसलिए पूरे ज्ञान साधन। जैसे भिंडरावाला जी जो आए, भिंडरावाला जी के कारण हिंदू सिख में डिवाइड आ गया। वो डिवाइड को हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत क्लोज है। वो कहते हैं ना नाखून और मांस वाला, पर जो डिवाइड आया वो डिवाइड तो आया ना, इसी तरह डिवाइड आता है। इसी प्रकार 47 में एक डिवाइड आया, पॉलिटिकल डिवाइड आया, पॉलिटिकल एम्बिशन से आया, और उस पॉलिटिकल एम्बिशन के कारण कीमत जो है वो लोगों ने चुराई, उन 20 लाख लोगों ने जिन्हें अपनी जान खो दी। पर इसको बचाने के लिए आगे ना हो, हमें शत्रु बोध होना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। बातों से कोई नहीं मानता। आपने अपने लाइफ में देखा होगा, आप बातों से किसी को कन्विंस करके देखो, बातों से कोई कन्विंस नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सभागार ने, इसकी करतल ध्वनि ने। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की अभी एक वेबसाइट आज उसका लॉन्च होना है, तो उसके लिए प्रोफेसर कपिल कपूर से बेहतर कोई और नाम नहीं हो सकता। सर, आपसे आग्रह है कि CIPS की वेबसाइट का फॉर्मल इनॉग्रेशन आपके हाथों हो, और इसके लिए मैं मंच पर प्रोफेसर रविंदर कुमार जी को, डायरेक्टर CIPS, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अभी कुछ ही समय पूर्व CIPS जो है ऐसे नाम का एक सेंटर बना, अपनी शैशवावस्था में है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की रिसर्च की राह इसने पकड़ ली है, निश्चित ही बहुत सा डेटा हमारे पास आने वाला है। एक बार ज़ोरदार तालियां। मंच का हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए CIPS ने लोगो डिज़ाइनिंग कंपटीशन अभी लॉन्च किया था, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया और इनवाइट किया गया कि आप CIPS का लोगो डिज़ाइन कर भेजें। तो उसके लिए कुछ लोगो सिलेक्ट किए गए हैं CIPS द्वारा, जो फाइनल होगा आपको शीघ्र ही वो पता चलेगा। फर्स्ट है स्वीकृति, और मैं मंच से ये आग्रह करूंगी कि कृपया इन बच्चियों को जो है वो अवार्ड देकर, सर्टिफिकेट देकर इनका मनोबल बढ़ाएं। और लोगो डिज़ाइन विनर से आग्रह करूंगी मंच की बाईं ओर आ जाएं जल्दी से, आपको नाम ध्यान है। स्वीकृति, मैं प्रोफेसर रविंदर कुमार जी को और प्रोफेसर ज्योति को आग्रह करूंगी कि कृपया ज्वाइन करें। क्योंकि वेबसाइट, लोगोज़, ये आपका इंटरफेस होते हैं आपके सेंटर और सोसाइटी के बीच का। गवर्निंग बॉडी मेंबर्स एंड सर्च कमेटी मेंबर्स से भी आग्रह है, कृपया मंच पर आकर इन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं। और इसी श्रेणी में ये फर्स्ट है स्वीकृति, जो अभी मंच पर आप देख पा रहे हैं। और सेकंड है तिष्या।
स्वीकृति श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी और तिष्या रवि जेटली ये मिरांडा हाउस से हैं। तो कॉलेजेस को भी उनके लिए भी करतल ध्वनि से उनका सम्मान। और थर्ड प्राइज़ जाता है यतिन बत्रा को, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़। 2 कॉन्सोलेशन प्राइजेज़ हैं, रिया मेहंदी रत्ता फ्रॉम राजधानी कॉलेज, एक बार ज़ोरदार अभिनंदन। और दूसरा कॉन्सोलेशन प्राइज़ जाता है प्रियांशु कुमार, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। मंच का बहुत बहुत आभार। लेकिन इस कड़ी में एक विशेष सम्मान है। प्रोफेसर रमा, आप सब उनको जानते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है, जितना भी CIPS का वीडियो एडिटिंग और इस सारे टेक्निकल प्रोसेस में प्रोफेसर रमा का विशेष योगदान रहा। तो उसके लिए आपसे आग्रह है कि कृपया, और इनके साथ श्री संजीव मिड्डा जी, आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। ये आपके सहयोग से ही हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। CIPS की ओर से आपका अभिनंदन, आभार। और इन मोमेंटोज और पौधों से विशेष कुछ नहीं हो सकता अपने आभार प्रदर्शन के लिए। इससे CIPS आपकी स्मृतियों में रहेगा और वीडियो एडिटिंग और उस प्रकार की जो टेक्निकल सहायता आपने की है, आप CIPS की स्मृतियों में सदैव रहेंगे। आपका पुनः अभिनंदन और आभार। हमारी सबकी प्रिय प्रोफेसर रमा मैम और श्री संजीव मिड्डा जी, अभी आपने टेक्निकली बहुत सहायता की CIPS की इस सारे प्रोसेस में। एक बार ज़ोरदार अभिनंदन। आपका बहुत बहुत आभार और मंच का हार्दिक धन्यवाद। अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए प्रोफेसर श्री प्रकाश को मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। जो स्वयं में संस्था के निर्माता रहे हों और जिनको हम लोग शिक्षा जगत में इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, ऐसे आदरणीय कपिल कपूर जी के उद्बोधन के बाद उस पर टिप्पणी करना भी मेरे जैसे छोटे से विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। मैं कई बार लाभार्थी रहा हूँ आपको सुनने का। जितनी बार सुनता हूँ आपको सुनने की प्यास बढ़ती चली जाती है। और आज भी हमारे सभी सहयोगी साथियों को, विद्यार्थियों को लगा कि आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, सीखते जाएं। एक व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ। एक बार रांची में एक सत्र था। सत्र माननीय कपूर जी को ही लेना था।
5 घंटे हो गए उस सत्र में, बीच में चाय वाय मिल जाती थी, लेकिन जब वो सत्र समाप्त हुआ, समय की मर्यादा थी, तो हम लोग सभी लोग, जितने लोग वहाँ थे, सभी तरोताज़ा थे। और जब मैंने सर से कहा कि सर बहुत कुछ मिला आज, तो बोले श्री प्रकाश मेरा तो आधा पेज ही खत्म हुआ। तो मेरे जितने अनुभव हैं बहुत ही श्रेयस्कर हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। हम सभी ने आइडिया ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, आपका उसमें की नोट था और आप ऑनलाइन थे। उन दिनों थोड़ा स्वास्थ्य के कारण भी रहे थे, तो लेकिन वो लगभग 1.25 घंटे का सत्र इसी हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंटली पूरे हॉल ने सुना था। तो आपके ज्ञान के भंडार से कुछ मोती निसंदेह वो विभीषिका के ही कष्ट के रहे हैं, वो हम सबको साझा हुए, हम सबको सुनने को मिले। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं, ये हमारा जो केंद्र है वो कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है, उस पर 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भोजन भी आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, एक स्वजनित टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। उसका पत्र रविंद्र जी की तरफ से सभी कॉलेजेस को, सभी विभागों को जाएगा ही, कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, अगर आपके आसपास कोई परिवार जो विभाजन की विभीषिका झेल चुका है, उसके दर्द को झेल चुका है, उस परिवार का कोई संस्मरण आप रिकॉर्ड कर सकें, उस परिवार ने अपने जीवन की गति को कैसे बढ़ाया, कैसे आगे बढ़ाया, अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा यह केंद्र उसको एडिट करके अपनी वेबसाइट पर ट्रेजर के रूप में डालेगा, जिसमें आगे चल करके हमारे शोधार्थी शोध कर सकेंगे। मैं जब बीए कर रहा था, क्योंकि 12वीं करने के बाद दिल्ली आया था, तो जब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू की, तो गीता कॉलोनी में एक परिवार रहता था, आज भी है वो परिवार। उसमें जो मेरा क्लासमेट ही था श्याम रत्रा, उससे मित्रता हुई, घर आना जाना हुआ। तो उनके पिताजी से जब कभी माताजी से, पिताजी से, दादी से संस्मरण सुनते थे, तो संस्मरण सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते थे और कष्ट महसूस किया जा सकता था। परिवार की जो क्षति हुई वो हुई। तमाम अघोषित जौहर हमारी बेटियों ने, माताओं ने, बहनों ने किए हैं, जिनका इतिहास में कोई साक्षी नहीं है। उस परिवार ने मुझे बताया, जब दिल्ली आना हुआ, किंगजो कैंप में रहते थे, बाद में फिर गीता कॉलोनी में उन लोगों को घर बनाने के लिए छोटी सी जगह मिली, तो उन्होंने फालसा बेचा। छोटा सा फल होता है फालसा का, फालसा बेचा। कुछ आय हुई तो बकरी पाली, उससे कुछ आय हुई तो गाय पाली। और जब मैं मिला था उस वक्त भी उनके यहाँ गाय थी, लेकिन दूध नहीं बेचते थे। अपनी जरूरत पूरी करने के बाद आसपास के लोगों में, और जब थोड़ी और समृद्धि आई प्रयास करके, तो उन्होंने एक ढाबा चलाया। और उस ढाबे पे कोने में लिखा हुआ था 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए भोजन मुफ्त, साथ में विभाजित परिवार से यदि संबंध है तो भोजन मुफ्त। आप जरा सोच करके देखिए कि उन लोगों ने खुद को भी खड़ा किया और तमाम लोगों को खड़ा करने में अपना योगदान दिया।
तो उस योगदान को भी जानने की ज़रूरत है। कैसे उन्होंने अपना प्रबंधन किया, परिवार का प्रबंधन किया, समाज का प्रबंधन किया, उस जीवन पद्धति का प्रबंधन किया जिसकी तारीफ कपूर सर कर रहे थे कि इतने आघातों के बाद भी हम हैं, बचे हुए हैं, उसका भी उन्होंने संवर्धन किया। तो यह केंद्र सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोध केंद्र ना होकर के कुछ ऐसी कल्पनाएं इसके पास हैं जिसमें हम आने वाले महीनों में, हमने कुछ फैकल्टीज़ भी कॉलेजेस से डाटा मंगवाया है, तय की हैं। कोशिश करेंगे कि जो आज विषय यहाँ पर निकले हैं, कुछ उनमें से विषय, कुछ और विषय उन फैकल्टीज़ को भी दिए जाएं, जिससे शोध का क्रम यहाँ बढ़े और एक अच्छा सा ट्रेजर कुछ 1-2 सालों में ही ये केंद्र बन जाएगा, इसकी बहुत बहुत उम्मीद मुझे है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा करेंगे, और जो रविंदर सिंह जी की टीम है उस टीम को मैं भूरी भूरी बधाई और प्रशंसा करता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है जो सफल प्रयास की श्रेणी में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हैं और इन पंक्तियों के साथ विभाजन की विभीषिका, विस्थापन और धर्म, रहे स्मृतियों में सदा भयानक त्रासदी का मर्म, कैसे कैसे दंश झेल कर है आज़ादी पाई, है नमन उनको पुनः पुनः जिनके संघर्ष और बलिदान से स्वाधीनता आई। आइए संकल्पबद्ध होकर कि यह स्वाधीनता जिस संघर्ष से आई है, हमें उसे सहेजना है। यह संकल्प लेकर हम इस सत्र से जाते हैं। भोजन आपका इंतज़ार कर रहा है, आप सब उस पर सादर आमंत्रित हैं और इसके बाद पुनः हम तीसरे सत्र के लिए इसी सभागार में उपस्थित होंगे।